नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखन शिक्षण के बारे में। हिंदी पेडागोजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया था। इसके पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में लेखन शिक्षण से लेके आज जो है 3 टॉपिक्स के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर अगर कंफर्म करना है, क्योंकि 15 नंबर की ग्रामर और अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी आती है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, जिसमें से लेखन शिक्षण का जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक से पहला प्रश्न ले रहे हैं जो CTET में आया हुआ है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए बेहतर होगा अपने अनुभवों को लिखना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आप बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन कहलाते हैं। तो भाषा के यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछा जा गया था। तो ये हमारे बोलना और लिखना, ये क्या होते हैं, हमारे भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। ये हमें अभिव्यक्त करते हैं, बोल कर और लिख कर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। थर्ड नंबर क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, लिखित भाषा का प्रयोग कैसा होता है। देखिए, लिखित भाषा का जो प्रयोग होता है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है CTET एग्जाम को 101% फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, लिखित भाषा का प्रयोग पूछा गया था, तो यह होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सबसे उपयुक्त होगा। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखने सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक दूसरे करके सीखे जाते हैं। देखिए, लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में जो कथन हमारा सबसे उपयुक्त होगा, वह कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, वह होगा लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित होते हैं। क्या होता है, लिखना पढ़ना समान रूप से अंतः संबंधित होते हैं। अगला, कोई एक भाषा या लिपि या लिपियां में लिखी जा सकती हैं, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। किस भाषा में कितनी लिपि जो है लिखी जा सकती हैं, थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है, तो सभी लिपियों को। कोई एक भाषा की सभी लिपि या लिपियां लिखी जा सकती हैं और उसमें थोड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है। ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोगों को नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को जो है सर्वाधिक महत्व देंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, आपके वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली की बात करें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन की क्षमता का आकलन करते समय आप जिन बिंदुओं को सर्वाधिक महत्व देंगे वह हमारे विचारों की मौलिकता हो जाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्नों की। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है। कई बार पूछा गया, रिपीट भी होता है हिंदी पेडागोजी में। तो भाषा सिखाने का सही क्रम पहले होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होता है, श्रवण करना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान देना। काफ़ी बार पूछा जाता है और कई बार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। अगला, लेखन संबंधित नहीं है। अब देखिए, जो लेखन होता है वह किससे संबंधित नहीं होता है, सभी को बताना है। तो लेखन देखिए बैठने के उचित ढंग से संबंधित होता है, लेखनी पकड़ने के ढंग से, आँखों के कागज़ की दूरी भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन शुद्ध उच्चारण ये लेखन से संबंधित नहीं होता। क्योंकि जो देखेंगे, शुद्ध उच्चारण जो देखेगा वही लिखेगा, जो सुनेगा वही लिखेगा। ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। देखिए, विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, ये तीनों लेखन कौशल से आपसे संबंधित हो जाते हैं। लेकिन विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, ये लेखन कौशल से संबंधित आपका नहीं होगा।
अगला है बलाघात का प्रयोग होगा। तो बलाघात का प्रयोग कहाँ पर होता है? श्रवण कौशल, बोलने में, पढ़ने में या लेखन कौशल में। तो सभी लोग जानते हैं बलाघात मतलब बोलने में ज़्यादा बोलकर। तो बलाघात का मतलब ही होता है ज़्यादा तेज बोलना। बोलने के कौशल में इसका बलाघात का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा पहले प्रश्न पूछे जाते थे। अब इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के नेगेटिव पॉजिटिव बना के, ठीक है, शब्दों को हेर फेर करके पूछ लिया जाता है और यही आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक होता है? तो बालकों को लिखने सिखाने से पहले सबसे आवश्यक होता है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होना चाहिए। भाई आपको सीटेट एग्ज़ाम को 101% फतेह करना, लेकिन आपके अंदर प्रेरणा जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे सीटेट पास करना है, मुझे टीचर बनना है। जब जिज्ञासा होगी तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक से हम प्रश्न करेंगे और अगला टॉपिक है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। जो सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं उनको करेंगे। दोस्तों गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, पढ़ाने जाएंगे। तो ये बताइए जब बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा तो वो गृह कार्य जो दिया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? इस कथन स्टेटमेंट का फीडबैक क्या होगा? कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का है, तो व्यस्त रखना अपने आप नेगेटिव हो जाता है। बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना, ये बात तो बिल्कुल सही है। गृह कार्य में जो बच्चे की क्षमता जितनी उनका देना चाहिए, बच्चा करके आ सके। अब उसके ज़्यादा दे देंगे तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन CBSE ने सही माना है। अगला है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसका विचार है? स्टेटमेंट परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये विचार हमारे किसका हो जाता है? चॉम्स्की का हो जाता है। और अगला प्रश्न है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? तो जब आपकी नियुक्त होगी, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो ये बताइए जब पाठ बच्चों को पढ़ाते हैं आप या पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न अगर बनवाते हैं तो ऐसा करना क्या होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं हैं। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ की इतनी गहराई से समझा सके। जहाँ पे अवसर देखिएगा समझ जाइएगा पॉजिटिव ऑप्शन है, बस उसी ऑप्शन पे कर देना है, बाकी अगले प्रश्न की ओर चलना है। LS वाइगोस्की के अनुसार तो भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करती है या चिंतन भाषा को निर्धारित करती है या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखिए यहाँ पे LS वाइगोस्की को देखा जाए तो इनके द्वारा जो है भाषा एक अर्जित योग्यता हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित होगा? कोई भी कक्षा अगर देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है और उसमें भाषा सीखने के बारे में विचार अगर देखना है तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ता है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे CBSE ने सही माना। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा का ऐसा करना क्या होगा? मंदिरा का ऐसा करना, क्योंकि यहाँ पे लिंग वचन क्रिया आदि की रस से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। और इसी प्रकार के ज़्यादातर एग्जाम में अब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित हो जाती है? तो अंतःवाक, वाक मतलब बोलना, इसकी संकल्पना किससे संबंधित हो जाएगी? तो वाइगोस्की। जी हाँ दोस्तों, वाइगोस्की की बात करेंगे। देखिए हिंदी पेडागोजी में चॉम्स्की वाइगोस्की दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनका दो डिटेल से पढ़ लेना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल आप लोगों में नहीं होना चाहिए। भाषा और चिंतन के संबंध में क्या होता है? कथन कैसा होता है? तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये पूर्णतः सही दिया गया है। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे पाठ के अंत में आप गतिविधियां देते हैं, उद्देश्य कुछ होता है, अभ्यास देते हैं बच्चों को, या पुस्तक में भी लिखा होता है पाठ के अंत में अभ्यास, प्रैक्टिस। तो ये गतिविधियां देने का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति को अवसर दिया जाए। मैंने कहा ना, जहाँ पे अवसर देखेगा आँख बंद के ऑप्शन पे कर लीजिएगा, और एक्सपीरियंस मिल रहा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर। अगला देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे की विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव शब्द हो जाता है। तो पॉजिटिव शब्द नेगेटिव शब्दों को भी जानना है, प्रिपरेशन को बेहतर करना है और 101% सीटेट एग्जाम को फतेह करना है।
साथियों, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? अक्सर आप बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि सर भाषा क्यों सीखें हम? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, क्योंकि कहीं भी जाएंगे भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो प्रत्येक स्थिति में बच्चा जो है भाषा का प्रयोग कर सके, व्यक्ति जो है भाषा का प्रयोग कर सके, इसलिए भाषा सीखना चाहिए। अगला है, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका होता था? देखिए, कोई भी बच्चा हो, अगर उसके भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पूछी जा रही, तो कहीं ना कहीं बच्चे और समाज शब्द दे दिया गया। तो हमें किसको हमने बताया था? समाज शब्द आए मतलब वाइगोस्की की बात करेंगे, हिंदी पेडागॉजी। ठीक है, इनका समाज से बहुत संबंध हो जाता है। अगला देखिएगा, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसलिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होती है? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसलिए इसके लिए सबसे उपयुक्त हमारा क्या होगा कि सतत भाषा प्रयोग के विविध अवसर। मैंने कहा अवसर शब्द छांटना है, किस ऑप्शन में अवसर दिया गया है उसी पे बस चिपक जाना उस ऑप्शन पे। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, क्योंकि इसकी उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं और इसमें समझकर पढ़ने का संबंध सर्वाधिक यही होगा कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या कहलाएगा? तो अगर व्याकरण को समझकर हम संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकते हैं तो ये हमारा पूर्णतः उचित हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। समवयसी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी? यानी आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान करना चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज करना चाहिए। लेकिन बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना ये गलत हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जित, मैंने कहा ना, अक्सर आपने पढ़ा भी होगा। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी या अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे कुछ लेकर विद्यालय आते हैं और जैसे अपनी क्या हो जाएगा यहाँ पे भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। हिंदी पेडागॉजी है तो भाषा की बात होगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होती है तो वह हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करना पड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते भी हैं आप लोग सभी लोग। तो सभी भाषाई कुशलताएं क्या होती हैं? सभी भाषाई कुशलताएं होती हैं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य होता है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है? संदर्भ में यहाँ पे जो व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ हो जाता है वह आपका कौन सा हो जाता है? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यह सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, संभावित प्रश्न इम्पोर्टेंट दृष्टि के, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ पूछा जा रहा है। तो व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा? व्याकरण पाठ के संदर्भ को सिखाया जाए, क्योंकि जब संदर्भ समझ लेगा तो सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो बच्चे को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है किसके? कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो या नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन जो है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सुरभि किसी भी ऐसे विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति होती है, तो आप उसे क्या कहेंगे? देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी ऐसे इंटरफेस आपको करना पड़ेगा। बच्चे आपके सामने ऐसे विद्यालय में आएंगे, कक्षा में मिलेंगे, जिससे ऐसे शब्दकोश बोलने में कठिनाई अनुभव जिसमें 2 से अधिक बार वही शब्द आता है, जैसे ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप उसे क्या करेंगे? तो आपको जो है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाने के नहीं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवे जातते सिल पर परत निशान। तो बार बार अभ्यास करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बार अभ्यास करने से अवश्य बन जाती हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक कौन होता है? पोर्टफोलियो, नाटक मंच, वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा? तो प्राथमिक स्तर भाषा का आकलन करने का सर्वाधिक सहायक कौन सा हो जाएगा? और वह होगा वीडियोग्राफी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? ऐसे प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? ऐसे प्रश्न का उद्देश्य होता है अनुभवों, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, क्योंकि डलिया शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि स्थानीय भाषा का शब्द है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? ऐसा प्रश्न करना बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देता है। ये बच्चा अपने ध्यान चिंतन करेगा, अपने स्मरण शक्ति से बताएगा, कुछ सोचेगा, समझेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान करना है, समझना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को जो है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बुक नहीं आई तो आप पढ़ाएं नहीं, श्रवण और वाचन कौशल का बच्चों को अभ्यास कराते रहें, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितने भी भाषाई कौशल होंगे भाई आपके अंतः संबंधित होते हैं। लेकिन सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, यह गलत है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकें से ही विकसित होती हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो ही शब्द अपने आप में क्या माना जाता है? अपने आप में एक प्रबल दावेदार मानता है, तो ही एक निगेटिव माना जाएगा पेडागोजी में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़कर समझ रहे हैं और इसमें कुशलता का विकास कम महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? क्योंकि कहानी का अंत बदलाव देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना। पहली बात तो कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये कुछ पढ़कर समझने की कुशलता का विकास है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना या कहानी का अंत बदलवा देना, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना, क्योंकि आप पढ़ने के समझने की बात कर रहे हैं। ये भी हमें देख रहे हैं ना कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, ये भी समझना जरूरी होता है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, भाषा सीखने के संबंध में जो त्रुटियां होने वाली क्यों होती हैं? क्योंकि त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, कोई स्थायी नहीं होता कि बार बार त्रुटियां होंगी, बार बार गलती होंगी। होती हैं पहले, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता उसमें। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ समझने में भी मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। लेकिन भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, यह गलत है। क्योंकि त्रुटियाँ अगर हम जैसे हम क्या लिख रहे हैं, तो क्या को बच्चा अगर बार बार कया लिख रहा है, जब आप 1-2 बार बताएंगे आधा का लिखना है, इसमें या को जोड़ना है, तब क्या आएगा? बार बार बताएंगे, बच्चा का लिखेगा, पहले थोड़ा इतना जोड़ेगा, फिर धीरे धीरे शुद्ध लिखने लगेगा। ठीक है, तो त्रुटियाँ जो है स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, अगर पहली दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षण को समेकित का उद्देश्य की बात की जाए तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति भी होती है और बच्चे की रचनात्मक विकास होता है। लेकिन बच्चे के लेखन में परिपक्वता लाना यह पहली और दूसरी कक्षा में नहीं होता, वो भी भाषा शिक्षण के साथ कला को अगर प्रदर्शित करना, समेकित करना, समेकित मतलब जोड़ना। ठीक है,
तो इन चीज़ों को समझते जाना है और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते जाना है। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। कहते हैं ना, जो ज़मीन हमारे पुरातत्व हमारे बब्बा दादा अजा परदादा दे दे गए, वो हमारा क्या है? एक पूंजी है। उसी प्रकार बच्चे का जो भाषा होती है वो भाषा में पूंजी कहलाती है। क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है ये भाषा वहीं घर परिवार माता पिता मोहल्ले से सुनता है, ये उसकी पूंजी होती है। क्योंकि यहाँ पे भाषा की बात की जा रही है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, देखिए सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना होता है? कि बच्चे कैसे सीखता है, बच्चे क्यों नहीं सीखता, कितना सीखा है, क्या सीखा है। अब देखिए, क्या सीखा, कितना सीखा, नहीं सीखा, और इसमें बड़ा फ़र्क है। पहले में बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे सीखते कैसे ये कहा जा रहा है। लेकिन नहीं सीखता, कितना सीखा, क्या सीखा, निश्चित है, लेकिन कैसे सीखा है बच्चे से ही प्रश्न पूछा गया। तो ये सतत आकलन का उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा की शिक्षा के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? यानी आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण भी पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास हो, व्याकरण नियमों की जानकारी भी प्राप्त हो, भाषा कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होना, ये आपके भाषा हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषा की बात की जा रही है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक होगा? अब प्रश्न हमारा क्या पूछा जा गया था कि शब्द को अर्थ को स्पष्ट करना है। इसके लिए क्या होगा? वाक्य प्रयोग होना चाहिए। तो शब्द को अर्थ को स्पष्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा क्या होता है? वाक्य प्रयोग हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों। अब देखिए, निश्चित दिया गया है, बताया गया है ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है जिसके शब्द वाक्य घटना के वर्णन की शैली चित्रात्मक। छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, जिसमें पात्र 2 या 4 हो ऐसा मतलब नहीं है। मतलब क्या है छोटे बच्चों के लिए? जिसमें शब्द होना चाहिए, वाक्य की घटना होना चाहिए, वर्णन की शैली और चित्रात्मक, क्योंकि बच्चा चित्र देखता है पहली और कक्षा दूसरी कक्षा में, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भूमिका निर्वाह का उद्देश्य ही होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। मैंने कहा ना, जहाँ पे अवसर देखेगा उस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है, बिल्कुल फास्ट, और अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है, अपने टाइम को बचाना है, समय की बचत करना है। अगला है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा? शिक्षक बच्चे का समय व्यर्थ होगा, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय के सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ पे पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका लेडीज सही हो जाएगा। अगला, आदर्श हिंदी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण भी कराना चाहिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बच्चे घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या करते हैं? कठोरता से देखते हैं, उपेक्षित करते हैं, या उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या समाप्त कर देना चाहिए? तो बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को यहाँ पे क्या होता है? उसकी विविधता और लचीलापन के साथ उसे देखना आ चुका है। और प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन होता है, या बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हुई होती है तो वह भाषा सीखना सार्थक हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि क्यों ये बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यही जानना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। सीबीएसई ने जो सही आंसर माना वही हम आपको बता रहे हैं। अगला है, भाषाई विविधता क्या होती है? तो भाषाई विविधता मतलब होता है बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है।
भाषाई विविधता, भाषा विविधता क्या संकेत कर रही है कि जो बहुभाषिक कक्षा के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है कि पढ़ने में बाधा क्या नहीं होता। देखिए सारे नियम पहले ही बता डालने तो ये बाधा नहीं होगा, उच्चारण पर जोर देना बाधा नहीं होगा, सटीकता पर ही जोर देना बाधा नहीं होगा, लेकिन लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना पढ़ने में बाधा हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति बच्चा नहीं समझ पाता। तो अगर पढ़ने में बाधा यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होता है लिखी हुई चीज़ को अर्थ निकालना, क्योंकि अर्थ निकालने में बच्चा जो है थोड़ा न कहीं दिक्कत महसूस करेगा। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। देखिए ऐसा सिद्धांत जो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित हो वो कहलाता है डिंग डोंग सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, डिंग डोंग सिद्धांत, ये छत्तीसगढ़ टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अगला टॉपिक से प्रश्न करेंगे, और इस टॉपिक से क्या है, मातृभाषा और उसकी महत्ता, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से जानेंगे सी-टेट में हिंदी पेडागोजी में क्या क्या भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों सामना करते हैं? क्योंकि हिंदीतर कक्षा की बात करें इसलिए सामना करते हैं क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्या होता है? हिंदी की कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की क्या होता है, संरचना में अंतर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के माध्यम या मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी अनुवाद, व्याकरण अनुवाद या प्रत्यक्ष विधि। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण की ऐसी विधि जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल दे, वह कहलाती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि ही होती है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है। यानी मातृभाषा को भी सीखते रहना और दूसरी भाषा भी सीख लेना, वह आपकी प्रत्यक्ष विधि। अगला, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक कारक कौन महत्वपूर्ण होगा? समृद्ध भाषिक वातावरण। बच्चे जहाँ रह रहा बच्चा, उसका वातावरण, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे विद्यालय आने से पहले किस प्रकार के होते हैं? तो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे? सी-टेट सेकंड पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो नेहा अगर अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग कर, तो ये सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि मातृभाषा को महत्ता देना बहुत ही ज़रूरी होता है जो है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। ये सी-टेट में आए हुए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक, बहुभाषिक, भाषा में कमज़ोर, एक भाषिक। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। इसका रीज़न ही होता है समाज जहाँ बच्चा रह रहा है उसकी भाषा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो आप एक शिक्षक हैं, आप एक अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, तो प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना है, तो आप जिसे विशेष बिंदु पर ध्यान देंगे वह है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप जो है उसमें शामिल हो। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और जन्मजात शब्द समझ जाइएगा कि ये चॉम्स्की का है, क्योंकि चॉम्स्की ने ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं और चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ही आपका है स्टेटमेंट है। अगला, भाषा का अस्तित्व एवं विकास खाली स्थान के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। सभी लोग बताइएगा, आप रह रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते समझते हैं, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर्स एंड टीचर्स। तो भाषा का अस्तित्व और विकास जो है आपके समाज के बाहर नहीं हो सकता है, समाज के अंदर ही होता है। समाज में जो चीज़ें होती हैं वही होता है। अगला, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? देखिए, द्वितीय भाषा सीखना है उसमें अभिवृत्ति होती है, भाषा की परीक्षा, शिक्षक का रवैया ये ज़्यादा है, लेकिन अभिभावक के प्रति प्रोत्साहन द्वितीय भाषा सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे अभिभावक की बात कर रहे हैं और भाषा कौन सीख रहा है? बच्चा सीख रहा है, इसलिए कम महत्वपूर्ण हो।
अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या होता है? अब उच्च प्राथमिक स्तर पे हमें देखना, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकारात्मक पक्ष पर बल देने का आशय होता है भाषा प्रयोग पर बल देना। क्या होगा? भाषा प्रयोग पर बल देना। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होती है? गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर, या सभी भावों को सीखने पर। तो समग्र भाषा पद्धति किस पर आधारित होती है? बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चा क्या होता है? जब बच्चा पहली बार आता है, विद्यालय में प्रवेश करता है, तो आमतौर पर बच्चा जो होता है वह स्वाभाविक व्यक्ति जानता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की अगर भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ ही होता है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, क्योंकि जब बच्चा भाषाई क्षमता विकास हो जाएगा तो वह अनुकरण करने की कुशलता का अधिकार हो जाता है, यानी बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है, समझ जाता है। इसका रीज़न यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में कैसा होना चाहिए? मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है आपकी ऐसी कक्षा जो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक है, तो उस पर क्या होना चाहिए? तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और मानक भाषा में से भी परिचय कराना चाहिए। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? और वह होती प्रत्यक्ष विधि। ये शायद रिपीट हुआ है क्योंकि 2 बार C-टेट में आया हुआ प्रश्न है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? देखिए, भाषा शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखते। कौन सा है? सभी लोग बताइए। व्याकरण, सूत्र, अनुवाद, प्रत्यक्ष विधि। इसके पहले क्या प्रश्न था कि भाषा सीखने की कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरे भाषा में सहायक होती है? वह हमारी प्रत्यक्ष विधि हो गई। लेकिन इसमें आपका यह प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? व्याकरण, सूत्र, अनुवाद या प्रत्यक्ष। तो इसमें भी प्रत्यक्ष विधि C-टेट ने माना है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? और वह होता है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। और जहाँ पर भी अवसर प्रदान किया जाए बच्चों को, समझ जाइएगा वह ऑप्शन पेडागोजी में पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? यह महात्मा गांधी जी का मानना है। कई बार ये पूछा गया प्रश्न। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? भाषा प्रयोग सिखाना। और भाषा सिखा रहे हैं तो मतलब भाषा का प्रयोग सिखाना सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य को लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता है, इसका संभावित कारण क्या होता है? इसका संभावित यही कारण मातृभाषा का प्रभाव, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये मातृभाषा का प्रभाव हो सकता है। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो दोस्तों प्रारंभिक कक्षा में ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर शुरू से ही वाक्य को सुधार लेगा तो आगे गलती नहीं करेगा। संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या होती है? तो संस्कृति की दूसरी मंजिल ही होती है निरंतर मूल्यों का संरक्षण करना, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा रूढ़ि का आश्रय स्थल, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये रहे हिंदी के प्रीवियस के, और इसके बाद हम पार्ट 3 में आपके जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस रह चुके हैं C-टेट के वो सारे आपके चैप्टर वाइज करेंगे। यानी हिंदी पेडागोजी में 15 का नंबर कंफर्म करना है, तो 15 में से 15 पाना है, तो इसके सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आने वाले हैं, मॉक टेस्ट आने वाला है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके समझ पाए होंगे। प्रत्येक भाई बहन, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि इस बार दोस्तों C-टेट को 101% एग्जाम को फतेह करना है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपके अगली क्लास पर। जय हिंद साथियों।